दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिंब विधान पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, बता दूंगा, आपकी परिभाषा दे दूंगा, साथ ही आपको इसके प्रकार बता दूंगा। और जब हम इस टॉपिक को समझ लेंगे तो समझने के बाद मैंने क्या किया, आपकी प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट की है इसके लिए, ओके। तो जिससे आपको मैं आपकी अभ्यास प्रश्न पत्र भी तैयार की, देखिए आपके रेगिस्तान है 70 तैयार किए हैं, एक शब्द एक वाक्य में तैयार किए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन तब आप इनकी उत्तर बता पाएंगे जब आपसे बिंब विधान वाला टॉपिक बने, क्योंकि जब हमसे टॉपिक बने फिर उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है जब वो हमसे टॉपिक बने। लेकिन अभी हमें क्या है, टॉपिक ही नहीं हमें पता है बिंब विधान वाला, तो हम सबसे पहले क्या है बिंब विधान वाला पूरा अच्छे से टॉपिक समझने वाले हैं। फिर इसी वीडियो में हम क्या है इसके अभ्यास प्रश्न पत्र देखेंगे कि पेपर में, आपके हिंदी के पेपर में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देख लेते हैं, नया टॉपिक है, एमपी बोर्ड में बिल्कुल नया टॉपिक आया है आपका बिंब विधान वाला, ओके। तो देख लेते हैं। और अधिकतम स्टूडेंट क्या है बहुत ज़्यादा इसीलिए कमेंट कर रहे थे क्योंकि नया टॉपिक है, तो हर स्टूडेंट के मन में है कि बिंब विधान वाला टॉपिक क्या है और कैसा रहता है, ओके। अच्छे समझ लेते हैं, वीडियो को देख लेंगे, कंप्लीट आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए देख लेते हैं बिंब विधान क्या होता है। तो बिंब सब ये पूरी थ्योरी में लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको जो जो पढ़ना है, रटना है, जो ये याद करना है, वो मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपको क्या याद करना है, ओके। तो बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है, मतलब अंग्रेजी में इमेज कहते हैं ना, जो पिक्चर को क्या है हम क्या है बिंब विधान कहते हैं हिंदी में। इसका अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में कार्य के मूर्तिकरण के लिए सटीक बिंब योजना होती है, मतलब इसका प्रयोग किस में होता है, कविताओं में होता है। बिंब योजना का जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, रस का प्रयोग हम करते हैं, आपने कविताओं में देखा होगा रस का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से बिंब का भी प्रयोग करते हैं। हमें पता नहीं चलता लेकिन बिंब का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप बिंब वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप कविता में पहचान लगेंगे कि बिंब का प्रयोग है कि नहीं है, ओके। तो जिस प्रकार से हम क्या है कविता में रस का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है जो हमारी कविता होती है बहुत अच्छी लगने लगती है, ओके। तो इसी प्रकार से क्या है हमेशा कविताओं में बिंब का भी यूज किया जाता है, ओके। अब बिंब क्या होता है चलिए मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ, ओके। मैं रियल एग्जांपल के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगा। बिंब मतलब होता है जो हम अपने क्या सपनों, जो भी हम कुछ चीज़ को पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को पढ़ के अपने मन में क्या है उसके चित्र बनने लगे, वो आपका बिंब कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं वर्तमान में आपको बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अभी मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ ये किराए का रूम है, बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे गर्मी लग रही है, ओके। और मैं पंखा भी और ना कूलर चला सकता है क्योंकि आपको पता है वीडियो में बहुत तेज आवाज आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर भी मैं क्या है वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे मन में क्या चल रहा है कि मैं कुछ मेहनत करके क्या है अपना रूम अलग से बनवा पाऊँ, साथ ही उसमें कुछ क्या है AC भी लगवा पाऊँ ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। एक अपना स्टूडियो है ताकि मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ क्या है बच्चे भी जो अगल बगल रहते हैं, पड़ोसी वो भी आ जाते हैं, बीच में हल्ला करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा रुक के वीडियो बनानी पड़ती है। ये मेरा रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो मेरे मन में क्या चल रहा है अभी कि मैं कुछ मेहनत करके क्या है अपना एक अलग से रूम तैयार कर सकूँ, एक मकान हो सके और जिसमें AC हो, जिससे मैं आपको प्रॉपर लगातार वीडियो दे सकूँ बिना रुके, ओके। तो मेरे मन में ये चलता है, तो मैं यहाँ अपनी कल्पना कर रहा हूँ कि मेरे का सुंदर सा प्रकार से घर हो, तो मेरे मन में क्या कल्पना चल रही है। आप भी अपने अपने सपनों की कल्पना करते हैं, ओके। जैसे कि आपके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि आप अपने मन में कल्पना करें कि अभी आपके जो फेल होने का इंतजार करें कि ये बच्चा क्या है फेल हो जाए, तो आपके से कुछ मित्र होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे जो आपका फेल होने का, आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लगातार मेहनत अच्छे से कर लीजिए, सफल हो जाइए। सोचिए जब आपके पिता कितने गर्व से कहेंगे कि मेरे बच्चे ने क्या टॉप किया है, ओके, और आपका हर जगह नाम होगा, तो आपके माता पिता किसी सर उठाकर चलेंगे, तो वो आपके है किस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। तो ये मन में अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन हम क्या है अपनी मेहनत से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मन में हम क्या है जो सपने देख रहे हैं वही क्या है बिंब होता है। तो कभी क्या करता है ऐसी शब्द शैली का प्रयोग करता है जिससे हमारे मन में उसके क्या है उसके चित्र बनने लगे, जो भी टॉपिक की बात हो रही है वो बिंब योजना कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसे हम क्या अपनी थ्योरी में समझ लेते हैं। तो क्या है काव्य में मूर्तिकरण के रूप में, मतलब मूर्तिकरण मतलब होता है कि मूर्तिकरण यानी अपने मन में उससे चित्र बन जाना, वो होता है बिंब की शक्ति। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर प्राप्त होता है। मतलब काव्य में बिंब को ऐसी चीज मानी जाती है, शब्द चित्र माना जाता है जो हमारे इंद्रिय अनुभव यानी इंद्रिय अनुभव मन के अनुभवों में हमारे क्या है निर्मित हो जाए, मन में हमारा क्या है उसका डायग्राम इमेज बन जाए, ओके। बिंब विधान यानी इमेजनरी हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है, कविता की एक शैली होती है, ओके। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता में जैसे जैसे विषय वस्तु बदलती और कवि के जीवन दृष्टि बदलती है, वैसे ही शिल्प के क्षेत्र में रूप विधान के नए आयाम भी विकसित होते गए हैं, ओके। आगे देखते हैं। वस्तुतः बिंब का महत्व कवि सदा से ही स्वीकार करते हैं, मतलब जो बिंब के महत्व है हर कवि इसको स्वीकार करता है। अब एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ऑब्जेक्ट में कि जो बिंब है, बिंब का प्रवर्तक कौन है, मतलब बिंब की खोज किसने की, ये शैली की खोज किसने की। तो एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तक जो प्रवर्तक है वो कौन है, सिर्फ एक अंग्रेजी कवि हैं
टी.ई. ह्यूमन इन्हें कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना कि बिंब के जो प्रवर्तक है वो कौन है, अंग्रेजी कवि है एक टी.ई. ह्यूमन है। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट की दृष्टि से। ओके, और आपको ऑब्जेक्ट में तैयार करना है कि बिंब शब्द को अंग्रेजी में इमेज के हिंदी रूपांतरण है, ये आपको लाइन तैयार करनी है। जो जो आपको तैयार करना है वो मैं आपको फोकस करूंगा, बाकी आपको एक बार पढ़कर समझा देता हूँ। ओके, कविता में बिंब हमें अपनी बात सरलता और चिर परिचित ढंग से कहने में सहायता करता है। मतलब कविता में जो बिंब क्या काम करता है, अपनी बात को सरलता से बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे कि आपके मन में उसका चित्र बनने लगेगा और आप उसको क्या है पढ़ने के लिए आपको इंटरेस्ट आएगा कविता में। यह कविता को अनावश्यक वर्णात्मक से बचाता है। अनावश्यक वर्णात्मक यानी कविता में जब इसका प्रयोग हो जाता है तो उसका ज्यादा किसी चीज का वर्णन नहीं करना करता है, कुछ शब्दों में बस इसकी बात कह देनी पड़ती है। आगे है बिंब काव्यात्मक का एक विशेष गुण है। ये क्या है, काव्य का एक विशेष गुण होता है जिसके अभाव से कविता नीरस गद्य का प्रतीत होने लगती है। और कविता में अगर इस बिंब विधान का यूज न किया जाए तो कविता है वो कविता न लग के गद्य लगने लगेगी, गद्य यानी कहानी टाइप की लगने लगेगी, वो कविता नहीं रह जाती। ओके, इसलिए अगर इसका अभाव रहता है। इसके अलावा बिंब कविता को सजीवता प्रदान करता है। क्या है, कविता क्या है, रियलिस्टिक लगने लगती है। जीवन के विभिन्न आयामों को हम बिंबों के माध्यम से सटीक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में अपने कथ्य को संक्षेप सघन रूप से प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात को प्रभाव बढ़ाने के लिए और किसी स्थिति को जीवंत कर पाठक के सामने रख देने के लिए रचनाकार बिंबों का प्रयोग करता है। मतलब किसी भी टॉपिक को क्या है वास्तविकता दिखाने के लिए, ओके, ऐसा लगे कि ये वास्तविक घटना है और वो अच्छे से समझ सके, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कविता में। कवि के द्वारा बिंबों का ऐसा प्रयोग किया जाता है जिससे क्या है वो कविता में क्या है जो पाठक है उसको पढ़ने में मजा आए, ओके, और उसको क्या है समझ में भी आ जाए। आगे देख लेते हैं। अब बिंब को और किस नाम से जाना जाता है, तो बिंब विधान को बिंब को क्या है पदचित्र कहा जाता है, शब्द चित्र कहा जाता है, मूर्त विधान भी कहा जाता है। ये उसके क्या है अलग अलग नाम है। ओके, ये भी आपको नाम याद रखना है क्योंकि अब 7 में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। बिंब विधान को मूर्त विधान भी कहा जाता है। सत्य की सत्य, आपको सत्य बता देना। ओके, नेक्स्ट पाश्चात्य देशों में यह इमेजियम नाम से एक आंदोलन के रूप में चल पड़ा। ओके, मतलब पश्चात देश यानी जो अंग्रेजों के जो देश हैं उनमें इसे इमेजियम के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक कवियों ने इसे विशेष रूप से अपनाया है, उसे हिंदी की छायावादी कवियों में भी अपनाया है। अंग्रेजी के कौन कवियों ने, रोमांटिक कवियों ने अपनाया है, साथ ही हिंदी के छायावादी कवियों ने इसका यूज किया है। अब आप लोग बिंब के बारे में समझ गए होंगे। अगर पेपर में दोस्तों आता है कि बिंब क्या है इसके बारे में लिखिए, तो आपको क्या है आगे से ये 3 से 4 लाइन आपको उठा लेनी थी। ये 3 लाइन आपको तैयार कर लेनी है, 1 2 3, ये 3 लाइन आपको बता देने हैं। बिंब क्या है उसका आपसे पूछा जाता है, बिंब का शाब्दिक अर्थ तो ये आपको बता देना है। ओके, 2 नंबर अगर क्वेश्चन आता है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं हम अब की परिभाषा है। ओके, किस अनुसार आपको देंगे, जो पॉपुलर है वो मैंने आपकी 2 परिभाषा ली है। एक तो डॉक्टर नागरन के अनुसार और डॉक्टर केदारनाथ के अनुसार आपको क्या बिंब की परिभाषा तैयार करके रखनी है। तो काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसे मूल भाव की प्रेरणा रहती है। ओके, तो डॉक्टर नागेंद्र भी वही बताते हैं जो मैंने आपको सबसे शुरू में समझाया कि आपकी बिंब विधान क्या है, बिंब क्या है। काम में बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित, कल्पना द्वारा यानी हम क्या जो कल्पना यानी जो सपने हम देख रहे हैं। ओके, सपनों में यानी मन में हमारा निर्मित एक ऐसी आपकी आकृति है कि हम शब्दों को पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे मन में उसके चित्र बन रहे हैं। वो आपका रहता है, किसका काम रहता है, वो बिंब का काम रहता है, जिसके मूल भाव से क्या है प्रेरणा रहती है। तो ये आपकी डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार परिभाषा एक बार पढ़ लेना है कि आपको पता रहे कि अगर ये लाइन लिख के आ जाए पेपर में कि किसने परिभाषा दी तो आप बता सकें ये डॉक्टर नागेंद्र ने परिभाषा दी। इतना आपको तैयार करके रखना है। बाकी एक परिभाषा जरूर याद करके रखिएगा। ऐसा भी आ सकता है कि बिंब की आप क्या है परिभाषा दीजिए, तो आपको 2 लाइनें पहले बिंब के बारे में बता दीजिएगा, फिर आपको डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार परिभाषा दे दीजिएगा। तो एक परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, फिर डॉक्टर केदारनाथ के अनुसार परिभाषा क्या है कि बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी ध्वनियों और संकेतों के माध्यम से ध्वनि और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षण और व्यंजना पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों के अनुसार आपको एक बार परिभाषा जरूर पढ़ के तैयार रखिएगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आप परिभाषा याद ही कर लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में आ सकते हैं। परिभाषा लिखिए बिंब की, तो इनका आप बता सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। बिंब के निम्नलिखित 3 मूलभूत तत्व होते हैं। बिंब के कितने मूलभूत तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं। कौन से? विचार, भाव, इंद्रिय। विचार, भाव, इंद्रिय का ये हमारे क्या है बिंब के 3 मूलभूत तत्व हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है काव्य में बिंब ग्रहण की 2 प्रमुख उपयोगिता है। मतलब बिंब ग्रहण करने की उपयोगिता पूछी जा सकती है, तो 2 उपयोगिता है। एक इंद्रियगत अनुभव, दूसरा है अलंकृत। कि इसमें उपयोगिता का मतलब है कि बिंब को हम किस हमारे मन में किस प्रकार से ग्रहण होता है। ओके, तो पहला होता है इंद्रियगत अनुभव, पहले हम अपनी इंद्रियों से उसे अनुभव करते हैं, फिर अलंकृत होता है, फिर हमारे क्या है मस्तिष्क में उसका चित्र बनता है। तो पहले के अंतर्गत यानी पहले वाले के अंदर इंद्रिय अनुभव के अंतर्गत क्या होता है कि पाठक कविता की विविध रूपों की इंद्रियगत अनुभव यानी आंख, कान, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध करता है। ओके, दूसरे के अंतर्गत बिंब के काव्य सौंदर्य को बढ़ाता है। इसमें संक्षिप्तता, व्यंजना और
भास्वरसता आदि शामिल है। दोनों का लक्ष्य संप्रेषणीयता को बढ़ाना है। दोनों का लक्ष्य क्या है? संप्रेषणीय है, हमारे क्या है उसको समझ को बढ़ाना है। इसके लिए कभी विशेष भाषा का प्रयोग करता है। शब्दों को के जोड़ से बिंब का निर्माण करके क्या है वस्तु संप्रेषण करता है। ये आपका दिया होगा। अब बिंब के भेद देख लेते हैं। बिंब के कितने भेद होते हैं? तो बिंब के आपके मेन तो आपके ये 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? एक संवेदी छवियां, दूसरा आपका काल्पनिक बिंब, फिर प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब। तो ये आपके 3 भेद बताए गए हैं और इन भेदों के अंदर भी बहुत सारे भेद होते हैं। ओके, तो ये आपके तैयार करके रखना आपको। ओके, अब मैंने इसमें आपको तैयार क्या करना है, बिंब के ये 3 ऊपरी जो आपके हाईलाइटेड नाम है इनको बस तैयार करके गया। इनके ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको डॉक्टर नागेंद्र ने भी क्या है बिंब के भेद बताए हैं। ये आप उनके अनुसार है। ओके, तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भेद कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार क्या है बिंब के 5 प्रकार के वर्गीकरण किया है। ऐन्द्रिकता के आधार पर, सर्जन कल्पना के आधार पर, प्रेरक अनुभूति के आधार पर, काव्यार्थ दृष्टि के आधार पर, काव्य दृष्टिपरक बिंब दृष्टि के आधार पर। ये हैं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिंब के भेद। इंपॉर्टेंट आपके बिंब के भेद पूछे तो आपका इंपॉर्टेंट यही रहता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिंब के भेद ज़्यादा प्रचलित हैं। ओके, तो ये आपको 5 के नाम आपको तैयार करके रखिएगा बस आपको। लेकिन पेपर में अगर जो क्वेश्चन रहता है मेन अगर आपका बंद के आता है ऑब्जेक्टिव तो इन्हीं में से आपका रहने वाला है, क्योंकि ये सबसे इजी रहने वाला है, बेसिक रहने वाला है। और आपके में जो क्वेश्चन है अभी नया टॉपिक आया एमपी बोर्ड में, तो आपसे ज़्यादा कुछ कठिन गहराई से नहीं पूछेगा। सिंपल आपको परिभाषा पूछ लिया जा सकता है, उसके बिंब के बारे में 1 2 लक्षण पूछ लिए जा सकते हैं, उसके भेद के नाम पूछ लिए जा सकते हैं। बस ज़्यादा डिटेल से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो डिटेल से आपको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको याद करना है। बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऐन्द्रिकता के आधार पर बस याद रखिएगा जो कि आपको पता होगा। जैसे आंखों से मतलब क्या है जो ज्ञानेंद्रियां हैं। ओके, ज्ञानेंद्रिय कौन है? आंख हो गया, हमारे कान हो गए हैं, ओके, हमारी नाक हो जाती है, हमारे जीभ हो जाती है, या हमारी त्वचा हो जाती है, ये ज्ञानेंद्रियां। ओके, तो ये इनके आधार पर जो हमें पता चलता है ओके बिंब के बारे में वो चलता है, वो ऐन्द्रिकता के आधार पर आता है। चाक्षुष बिंब कहलाता है, दृश्य बिंब ये कहें या चाक्षुष बिंब होता है, जिसमें हमें पढ़ने से कविता में ऐसा लगे कि उसमें हमें देखने की बात कह रहा है, कभी श्रव्य यानी में कभी इसमें क्या है सुनने के लिए कह रहा है, स्पर्श यानी में क्या है छूने के लिए ऐसा एहसास करवा रहा है। ओके, फिर है गंध के यानी है उस कविता में कभी हमें क्या है ऐसा कह रहा है कि सूंघने की बात कर रहा है, इस स्वाद की बात कर रहा है। ओके, जिस टॉपिक की बात होती है वो उस बिंब के अंतर्गत चला जाता है। चलिए, इस प्रकार से हमने कहा बिंब वाले टॉपिक को पूरा समझ लिया है। ओके, और बाकी मैंने बस आपको टॉपिक आपको तैयार करना है, ज़्यादा गहराई से आपको नहीं तैयार करना। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं विशेषकर एमपी बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप के आपके ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। मैंने तो आपका अगर 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो बेसिक वाला रहेगा, परिभाषा लिखिए या भेद लिखिए, बस आपको ये तैयार करके रहना है। मैंने आपका ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बन सकते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप प्रॉपर रूप से क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आपके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और क्लास 12 हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको ग्रामर के टॉपिक से मिल जाएंगे। ओके, तो साथ ही दोस्तों आप क्या है कंप्लीट बुक की आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। मतलब पूरा आपका क्या है क्लास 12 का जितना भी मटेरियल है सब आपकी तैयारी हो जाएगी, तो कोर्स को ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर, जिसमें हमारा रेगिस्तान की पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपके बन सकते हैं। पहला काव्य में बिंब को डेडेस माना जाता है, तो काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? एक शब्द चित्र माना जाता है। ओके, शब्द चित्र मतलब बिंब एक ऐसा काम करता है कि शब्दों के माध्यम से क्या है पढ़ते हम शब्द को हैं, लेकिन मन में हमारे क्या है चित्र बनने लगते हैं, ये आपका बिंब रहता है। ओके, बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के दोस्तों आपके 3 भेद होते हैं। ओके, नाम भी याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता दिया है। बिंब शब्द अंग्रेजी के डेडेस का रूपांतरण हिंदी रूपांतरण है, तो इमेज का हिंदी रूपांतरण है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है काव्य में कार के मूर्तिकरण के लिए सटीक डेडेस होती है, तो काव्य में कार के मूर्तिकरण के लिए क्या है सटीक बिंब योजना होती है। जो मैंने आपको थ्योरी बढ़ाई उसी से आपके ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं। ओके, जैसे पाश्चात्य काव्य में डेडेस कविता का अनिवार्य अंग माना जाता है, तो पाश्चात्य काव्य यानी अंग्रेजों के जो काव्य होते हैं उसमें क्या है बिंब को क्या है अनिवार्य अंग माना जाता है। मतलब कविता जब लिखी जाएगी तो इसके बिना नहीं लिखी जाएगी, ये क्या है एक महत्वपूर्ण अंग है कविता का बिंब है। ओके, नेक्स्ट है उमाशंकर जोशी ने अपनी कविता बगलों के पंख, अब आप पढ़ेंगे आपका जो 10वां चैप्टर है आपके इसी में। ओके, तो आपके काव्य खंड में बगलों के पंख, उसमें क्या है किसका प्रयोग किया गया? सुंदर डेडेस का सुंदर प्रयोग किया गया, तो चाक्षुष बिंब का प्रयोग किया गया। बिंब का तो प्रयोग है लेकिन चाक्षुष बिंब, क्योंकि इसमें अब लाइन आती है कि आती है चुराई ले जाती है मेरी आंखें ये बगले, इस प्रकार से इसमें आता है। मतलब बगलों का दृश्य इतना सुंदर है कि ये मेरी क्या है आंखें चुराई लिए जा रहे हैं, मतलब इससे मन मेरा हट नहीं रहा, तो इस प्रकार से उसमें यूज बातें होती है, तो उसमें ऐसा कभी क्या हमें देखने के लिए प्रेरित करता है, तो इसलिए वो चाक्षुष बिंब में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम सत्ता सत्य किस प्रकार से बन सकते हैं। तो बिंब किसी पदार्थ का मानचित्र या मानसिक चित्र है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मतलब पदार्थ यहाँ लिखा है कविता होना चाहिए, तो कविता का मानचित्र होता है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मृति बिंब और काल्पनिक बिंब, कल्पित बिंब काल्पनिक बिंब के प्रकार है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। वैसे भी अब देखिए पता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी अपन अंदाजा लगा सकते हैं। काल्पनिक बिंब में क्या होता है, काल्पनिक में कल्पनित और स्मृति की बात होगी तो उसी के अंतर्गत होंगे। बाकी एक बार उस नाम बस पढ़ लीजिएगा। ओके, बेसिक, ताकि आपसे अगर नॉर्मल पूछा जाए लिख के आता है तो आप समझ सकें। नेक्स्ट है बिंब से मस्तिष्क में किसी दृश्य का चित्र नहीं उभरता है, तो आपका क्या हो जाएगा
ये दोस्तों आपके असत्य होना चाहिए, क्योंकि उस चित्र हमें उभरता है। ओके, इस प्रकार से अगर रहता कि सादृश्य का चित्र उभरता तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बिंब विधान में भावना को उत्तेजित करने की शक्ति होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, आपकी फीलिंग को उत्तेजित कर सकता है, सिंपल है। बिंब सार्वभौमिक होते हैं तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंब में नवीनता और ताजगी होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी की ये आपका हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी की शायरी में आवश्यकता अनुसार बिंबों का प्रभावी प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल दोस्तों सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है बिंब कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि क्या है, बिंब हमारे कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित हो गई। परिभाषा में यही लाइन है। अब देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से रह सकते हैं। तो ये जो आपके लिए हुआ है, जो लाइनें ली हुई है आपकी क्लास 12 से ही आपकी काव्यखंड से ली गई है। प्रातः का नव था नीला शंख जैसा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, उस वाली जो आपके काव्यखंड में आपकी कविता उससे आपके लिए लाइन ली गई। इसमें कौन से बिंब का प्रयोग किया गया है, तो चलिए हम समझते हैं किस प्रकार से। आंखों का नव था नीला शंख जैसा, खरगोश की आंखों जैसा लाल, मतलब यहाँ क्या है, देखने की बात हो रही है। अब जिस इस चीज को हम क्या है, इस दृश्य की बात हो रही है, तो दृश्य को हम क्या है, देखेंगे ही। ओके, तो दृश्य को देखने से आपका क्या देखने की बात हो रही है, चाक्षुष बिंब। ओके, देख लेते हैं। चाक्षुष यानी जब देखने की बात हो वो आपका चाक्षुष बिंब में जाएगा। सूंघने की बात हो जिसमें वो आपका गंध बिंब में जाएगा। स्वाद की बात हो तो स्वाद बिंब में जाएगा। ओके ओके, आपके छूने की बात हो ओके तो स्पर्श बिंब में जाएगा। सुनने की बात हो सिर्फ बिंब में जाएगा। इस प्रकार से आपको अंदाजा लगाना है। आपको लाइनें दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा बिंब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों में से कौन सा बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब इसमें पूछे जाने पंक्तियों में कौन सा बिंब है, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से बिंब देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, शरद आया पुलों के पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी को हम क्या सुनने का काम करेंगे। ओके, मैंने इसमें सुनने की बात हो जाएगी है, तो सुनने के लिए क्या हो सकता है, श्रव्य, सुनने यानी श्रव्य बिंब होगा आपका। ओके, तो इस प्रकार से आपको बिंब को आपको पहचानना पड़ता है। मैंने आपको इंद्रियता के आधार पर जो बिंब होते हैं वही आपके पूछे जाएंगे। ओके, वही क्योंकि बेसिक रहता है। ओके, बाकी जो और भी सारे डॉक्टर नागेंद्र बिंब बताए हैं वो आपके नहीं रहेंगे। ओके, मैं आपका जो पहले नंबर का है इंद्रिय आधार के बिंब, तो वो आपके मेन रहने वाले। ओके, जैसे काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव में प्रेरणा रहती है। किसकी परिभाषा है, डॉक्टर नागेंद्र की परिभाषा है। बिंब के भेद के नाम लिखिए तो इंद्रिय बिंब होता है, काल्पनिक बिंब प्रेरक अनुभूति के आधार वाले बिंब होते हैं। ओके, बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है तो मूर्त रूप प्रदान करना, ये इनका क्या है, सार्थिक रूप आपका अर्थ होता है। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता आ रहा, तो शुरू से होता जा रहा है। ओके, आरंभ से हो जाएगा। कभी किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह की क्या है, बिंब धर्मी के रूप में पहचान है। ओके, नेक्स्ट है इंद्रिय बिंब के प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रकार होते हैं इंद्रिय बिंब के प्रकार तैयार करिए। चाक्षुष बिंब, श्रव्य बिंब, फिर आपका आ जाता है स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब और फिर आस्वाद बिंब आपका हो जाता है। ओके, जैसे प्रेरक अनुवाद के आधार पर बिंब पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके 6 प्रकार के बिंब होते हैं। इस प्रकार से तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बिंब वाला पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया है। बिंब वाला जितना भी आपके मटेरियल था मैंने पूरा समझा दिया, प्रैक्टिस भी करा दी है कि एग्जाम में किस प्रकार से आ सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया है, नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।